हाय गाइस, वेलकम बैक टू एलीट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि बायोलॉजी ग्रेड 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ऑलराइट, बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है इस चैप्टर के अंदर, एक दो शायद से, बट बहुत ज़्यादा रटना है इसके अंदर। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, फॉडर क्रॉप्स कौन से होते हैं, क्या करना पड़ता है, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप की। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आएंगे। बेसिकली बहुत आसान है अगर आप रट लेते हो ढंग से तो, क्योंकि थोड़ा सा एक तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है वो लेक्चर वाइज। मतलब इस चैप्टर में आई थिंक 4 लेक्चर्स से ऊपर नहीं लगने चाहिए, 20 मिनट्स ईच करके। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसके अंदर बताया जाता है कि इंडिया जो है इट इज़ अ कंट्री विच हैज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट। अब हमारा पॉपुलेशन हर साल बढ़ता जा रहा है, बिलियंस में पॉपुलेशन हो चुका है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन व्हाट सेंस कि फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, बेटर क्वालिटी ऑफ फूड को अवेलेबल करवाना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों को भी देखना है। तो पॉपुलेशन का इंक्रीज कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि फूड प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं जो अपनाए जाएंगे जिससे हम एटलीस्ट मैक्सिमाइज कर लें जो भी हमें आउटपुट मिल सकता है हमारे ऑलरेडी अवेलेबल लैंड के से प्रोडक्शन का। ठीक है भाई। तो इंडिया जो है इसके अंदर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अब हमें जो फूड क्रॉप्स है हमारी जो हमें पता है कि इंडिया के अंदर मेजरली 3 सेक्टर्स है जिसके अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमी डिवाइड किया जाता है, मतलब जिनसे जीडीपी बनता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री जो है ना ये प्राइमरी होता है, ये 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्शरी। ठीक है, इट इज जस्ट अ कोनोटेशन टू डिनोट दैट। एनीवेज, तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर को बोलते हैं जो रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवाता है। सेकेंडरी सेक्टर ऑन दी अदर हैंड उसको बोलते हैं जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करता है, मैन्युफैक्चर करता है उससे नई चीज़ों को, या फिर पैकेजिंग करता है, प्योरिफिकेशन करता है। बेसिकली जो ऑलरेडी रॉ मटेरियल मिला है उसको प्रोसेस करता है एंड फिट बनाता है फॉर द यूजेज बाय कंज्यूमर्स। उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। उसके अंदर क्या होता है, जो भी गुड्स अब प्रोसेस हो चुके हैं सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा वो टर्शरी सेक्टर जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द कंट्री थ्रू, और कैसे हमें मिलता है कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, जो रिटेलर्स होता है, होलसेलर्स होते हैं, उनको देते हैं गुड्स को एंड देन वो रिटेलर्स होलसेलर्स आगे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो 3 सेक्टर्स में बहुत क्लियरली रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है क्योंकि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर के बारे में क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना भाई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इम्प्रूव करना है अगर फूड रिसोर्सेज को। तो देखो, इंडिया के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड है, बहुत बड़ी कंट्री है नो डाउट, बट क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो जो जितना भी हमारे पास अवेलेबल लैंड है एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो मतलब बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी इनहेबिट कर रहे हैं, तो वो पार्ट ऑफ द लैंड भी सैचुरेट हो चुका है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर रिसाइडिंग ऑन दैट लैंड। इनफैक्ट मोर ऑफन देन नॉट जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज किया जा रहा है उसको भी इट इज बीइंग ब्रॉट अंडर यूज बाय फॉर इनहेबिटिंग पीपल, लाइक उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके घर बनाने के लिए जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको भी लाया जा रहा है, मतलब रेजिडेंशियल फॉर्मेट में यूज किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, मतलब एट दिस पॉइंट व्हाट वी जेन्युइनली नीड इज कि लैंड बढ़े, कल्टिवेबल लैंड बढ़े। बट हो क्या रहा है, लैंड का जो अमाउंट है वो जो यूजेबल लैंड है, वो यूजफुल लैंड है वो कम हो रहा है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, जिसके लिए कल्टिवेबल लैंड का एक्सपेंशन करना बहुत डिफिकल्ट है एट दिस पॉइंट। तो फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली होता क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है। ग्रीन मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू क्रॉप्स, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन, एंड रेवोल्यूशन मतलब समथिंग दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन दैट पर्टिकुलर अरीना। तो यस, नो अनडाउटेडली ग्रीन रेवोल्यूशन के आने पर एक चेंज आया। किस तरीके का चेंज आया, तो बेसिकली जो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन था इट इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, मतलब 400% का इंक्रीज हुआ हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन के अंदर,
राइट। एंड मतलब ये जो चेंज है, ये जो हम देख रहे हैं कि कितने टाइम में चेंज लाइक 4 टाइम्स बढ़ा है, इट वाज बिटवीन 1952 टू 2010। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 या 58 ईयर्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 सालों के अंदर 4 टाइम्स जो था प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो? अब प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर हुआ क्या, हमने देखा कि अगर प्रोडक्शन 400% बढ़ गया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया है, तो इसका मतलब लैंड भी बहुत अच्छा खासा बढ़ा होगा। बट लैंड ऑन दी अदर हैंड, कल्टिवेबल लैंड, ओनली 25% इंक्रीज हुआ। तो 25% इंक्रीज इन कल्टिवेबल लैंड। तो इससे हमको समझ में आया कि भाई ये तो मतलब बहुत अजीब चीज़ है कि क्रॉप प्रोडक्शन इतना बढ़ गया जबकि लैंड में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। तो जस्ट इमेजिन अगर लैंड हमारे पास और ज़्यादा होती तो अभी ही क्रॉप प्रोडक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो अदरवाइज क्या होता, समझ गए? बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ कि 4 टाइम्स पहले तो इंक्रीज हो गए जो प्रोडक्शन था। बेटर क्वालिटी फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया, है ना भाई। और उसके अलावा HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को यूज़ किया गया। तो रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया। तो इससे हमें एक रियलाइजेशन भी हुआ। वो क्या रियलाइजेशन है कि जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अब वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। वो डिप्लीट हो रहे हैं, इसलिए हमें डिपेंड करना पड़ा है एक्सटर्नल सोर्सेज पे कि हम इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, इसमें पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि ये क्वालिटी इंप्रूव करे सॉइल की, बेटर क्वालिटी के सीड लेते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि हमारे ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। और या तो वो कम हो रहे हैं या फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस भी तरीके से आप बोलना चाहो वो बोल लो। बट जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो अब कम पड़ रहे हैं हमको। और इससे हमें ये भी पता लगा कि भाई हमें अगर ग्रोथ करवानी है तो वो सस्टेनेबल तरीके से करवानी होगी। क्यों? अब पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझते, वैसे तो बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। मतलब आप मान लो, आपको एक केस बोलते, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मुझे कुछ मेरी फैमिली की कुछ इनकम है, कुछ पैसे हैं जो उन्होंने सेव करके रखे हैं। अब वो पैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। अब वो मुझे इस तरीके से यूज़ करने हैं कि मैं तो यूज़ कर ही लूँ बट आने वाली जो जनरेशन है उनको कमी नहीं होनी चाहिए पैसे की। मतलब मेरा भी ग्रोथ हो, मैं भी यूज़ करूँ, यूटिलाइज करूँ, बट एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए पैसा ना बचे या फिर उनको किसी चीज़ में कमी हो। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि आने वाले जनरेशन्स के लिए भी एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्स बचा रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अपना सोच लूं और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, जो कि आजकल होता है। सस्टेनेबली डेवलप नहीं कर रहे हैं हम। क्यों? रिसोर्सेज यूज करते हैं तो उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना भाई। ओवर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फ्यूल को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर फ्यूल को बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो अगर हम इसी जनरेशन में सारा वो खत्म कर देंगे या बहुत ज्यादा डिप्लीशन करेंगे तो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो हमारी इमीडिएट अपकमिंग जनरेशंस जो है उनके पास रिसोर्स की कमी होगी, फ्यूल की कमी होगी। तो ये सस्टेनेबल तरीका नहीं होता डेवलपमेंट का। तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन एक समथिंग डॉन्ड अपॉन अस दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। हमें सस्टेनेबली डेवलप करना पड़ेगा। तो बोला चलो अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है तो कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को या फिर आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो 3 हिस्सों में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एक था क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट या मैनेजमेंट जो भी समझ लो, और तीसरा था क्रॉप स्टोरेज। मतलब जो भी अपन स्टोरेज कर रहे हैं वो भी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। तो ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे, पर फिर भी मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि क्या मतलब है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम मैक्सिमाइज कर सके अपने आउटपुट को। किस तरीके से मैक्सिमाइज करेंगे? बेटर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स,
पेस्टिसाइड्स को यूज़ करो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी ना करो, ऑर्गेनिक तरीका जितने हो सके उतना अपनाओ, ताकि सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए और सॉइल ओवरऑल खराब ना हो जाए, क्योंकि अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। अगर हमने अभी के लिए अपना काम निकाल लिया, फर्टिलाइजर्स को बहुत भर भर के यूज़ किया, बट आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं उस सॉइल के अंदर, तो इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर देम, राइट। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किसी भी चीज़ का नहीं करना, क्रॉप के प्रोड्यूस को मैक्सिमाइज करना है फॉर अस बाय यूजिंग वट एवर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वी आर प्रेजेंट विद एट दिस पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की। तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में क्या करेंगे भाई, अब जैसे मान लो मेरे को 2 डिजायरेबल क्वालिटीज हैं जो मुझे एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, तो अब वो मैं कैसे करूं, उसको करने के तरीके अभी हम समझेंगे आज की क्लास में। हाइब्रिडाइजेशन होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, वो सब कैसे होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्रॉप स्टोरेज पे। अब देखो कई बार क्या होता है, हमने आउटपुट निकाल लिया, अच्छी खासी क्रॉप भी बन गई, आपने सुना ही होगा बहुत बार कि बारिश हो जाती है तो अच्छी खासी जो क्रॉप का प्रोडक्ट हार्वेस्टेड क्रॉप भी होती है, अगर मान लो बारिश में भीग जाए तो खराब हो जाएगी वो। मान लो आपने किसी वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रखा है अपनी क्रॉप्स को, बट क्या होगा आफ्टर अ पॉइंट वो जो वेयर हाउस है, मान लो आपने उसको ढंग से कवर नहीं किया या वहाँ पे अच्छे से पेस्टिसाइड वगैरह वीडिसाइड वगैरह नहीं लगवा रखे हैं, तो इससे मतलब बेसिकली उसको पेस्ट कंट्रोल वगैरह नहीं करवाया, तो क्रॉप के ऊपर कुछ दीमक आ जाए या कोई इंसेक्ट आ जाए, माउस खा जाए, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, इवन व्हेन यू वर एबल टू क्लॉक अ लॉट ऑफ आउटपुट, स्टिल वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जो क्रॉप को आप ढंग से स्टोर ही नहीं कर पाए इफेक्टिवली, समझे। तो ये 3 भागों में हम बांट देते हैं पूरा क्रॉप के प्रोडक्शन को, क्रॉप के इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को, कि क्या क्या चीजें हमारी चेकलिस्ट में आनी चाहिए। अगर ये हम टिक कर देते हैं, इसका मतलब हमारी क्रॉप टॉप नॉच बनेगी। ठीक है भाई। इससे पहले कि हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें, हम एक चीज़ और समझते हैं कि क्रॉप्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स की होती है ना। बहुत सारे टाइप की क्रॉप्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट देने वाली क्रॉप्स, कार्बोहाइड्रेट्स वाली क्रॉप्स कौन सी, वीट हो गया, मेज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं हमको, एनर्जी गिविंग क्रॉप्स है ना भाई। उसके बाद आते हैं प्रोटीन रिच क्रॉप्स, जिसमें पल्सेस आ जाते हैं, इसमें सोयाबीन आ जाता है, पल्सेस जैसे कि ग्राम, अरहर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं जिसे हम फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट होना हो, एग्जाम्पल्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंश्योर करना कि जितने भी एग्जाम्पल्स आए उन्हें हमें याद करना ही करना है। जो बहुत बेसिक से है कि भाई कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप्स के क्या एग्जाम्पल है, वीट है, ये राइस है, ये सब मैं नहीं याद करवाने वाली, ना मैं लिखने वाली, क्योंकि ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। पल्सेस के अंदर पल्सेस के अंदर लाइक अरहर आता है, मूंग आता है, मसूर आता है, ये सब आता है, ये भी सब आपको ऑलरेडी पता है। बट जैसे फॉडर क्रॉप्स बच्चों को नहीं पता होती हैं। फॉडर क्रॉप्स होती क्या है, पहली बात तो जो कैटल वगैरह को जब हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी कैटल होती है, कैटल को अच्छा खासा फॉडर देते हैं, वो उस हिसाब से जितना अच्छा क्वालिटी का तुम उन्हें फॉडर खिलाओगे उस हिसाब से तुम्हें मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा। तुम अच्छे से खिलाओगे अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन होगा, तुम ढंग से नहीं खिलाओगे तो मिल्क प्रोडक्शन उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। ठीक है ना भाई। तो फॉडर क्रॉप्स क्या होती हैं, एक होता है बरसीम करके एक क्रॉप होती है, ओट्स होते हैं, या फिर सुदान ग्रास भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। कौन सी क्रॉप्स है, ये फॉडर क्रॉप्स है ना भाई। अब इसके बाद बात कर ले, ये सबसे पहला एग्जाम्पल है तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। फॉडर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है बरसीम और ओट्स एंड सुदान ग्रास। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक पर्टिकुलर चीज हमें पढ़नी है कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए रहते हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होते हैं, देखो जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तब हम सब लोग ये पढ़ के आए, बहुत ही बेसिक 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये सीड होता है, सीड के बाहर एक कोट होता है, ऐसा ये सीड कोट होता है, सीड के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, बेसिकली सीड कोट जो है ये सीड को प्रोटेक्ट करता है एडवर्स कंडीशन से। जैसे ही इस सीड को सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो क्या होता है, ये जो सीड कोट है ये क्या होने लग जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये हट जाता है, बेसिकली ये कोटिंग टूट जाती है। फिर ये जो सीड है इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है प्ल्यूम्यूल, एक होता है रेडिकल। जो प्ल्यूम्यूल होता है इट गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम, मतलब जो ऊपर स्टेम होती है जिसपे ब्रांचेस लगती हैं वो वाले पार्ट को राइज देता है ये।
और जो रेडिकल होता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, तो जो रूट सिस्टम बनता है वो किससे एमर्ज होता है, रेडिकल से एमर्ज होता है। तो द होल पॉइंट ऑफ, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो द होल पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस थिंग ऑल ओवर अगेन टू यू गाइज इज कि हर एक जो चीज होती है इन द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप, इट इज डन in suitable conditions. Every crop requires a certain set of conditions जिसपे वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर आप बात कर लें सबसे बेसिक फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का मतलब समझते हैं। फोटो पीरियड होता है द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर क्रॉप टू ग्रो, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड। कि कितना टाइम ऑफ सनलाइट उसको चाहिए, कितनी लाइट चाहिए एक दिन में ग्रो करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड बोलते हैं। अब कुछ क्रॉप्स को बहुत धूप चाहिए रहती है, कुछ क्रॉप्स को इतनी धूप नहीं चाहिए रहती है ना भाई। इस बेसिस पे जब आप बड़े हो जाओगे और मतलब लाइक कॉलेज लेवल पे अगर स्टडी करोगे तो आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। जिनको कम लाइट चाहिए वो शॉर्ट डे, जिनको बहुत लंबे समय तक लाइट चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। एनीवेज दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फोटो पीरियड इज द अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय plants to grow, ठीक है ना भाई। ये होता है फोटो पीरियड। हर एक क्रॉप का बहुत स्पेसिफिक होता है फोटो पीरियड। अगर आप किसी ऐसी क्रॉप जिसको थोड़े ठंडे एटमॉस्फेयर में ग्रो करें उसको बहुत ज़्यादा धूप दिखा दोगे तो वो कोई उसकी डेवलपमेंट को इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि उसकी डेवलपमेंट को हैम्पर कर देगी इन अ वे, क्योंकि उसका फोटो पीरियड उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं, रेन, प्रेसिपिटेशन की। हर एक क्रॉप का एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेन की रिक्वायरमेंट। जैसे पैडी, राइस की जो क्रॉप होती है उसको बहुत पानी चाहिए होता है। यही आप बात करो वीट की, तो वीट वाली क्रॉप को इतना पानी नहीं चाहिए, हर क्रॉप को इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। कुछ क्रॉप्स को बहुत, जैसे मेघालय साइड पे जो क्रॉप्स उगती होंगी, मेघालय में बहुत बारिश होती है तो वाजिब सी बात है वही क्रॉप्स वहाँ उगते होंगे जिनको ज़्यादा रेन की ज़रूरत है, जहाँ जो ज़्यादा पानी में सर्वाइव करते हैं, जिनको पानी चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा क्या, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ क्रॉप बहुत गर्मी में ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप्स को मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, कुछ क्रॉप बहुत ज़्यादा लाइक ठंडे एटमॉस्फेयर्स में ग्रो करते हैं। तो अब ये मैं लिखती जाऊंगी और बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। फोटो पीरियड हो गया, रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो भी ह्यूमिडिटी भी कुछ क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सॉरी, कॉटन लिख रही हूँ, ह्यूमिडिटी, समझ रहे हो। तो ये सब मतलब ये आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो ज्योग्राफी के अंदर स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर लिखा हुआ है कि इस वाली क्रॉप को 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब बिना बर्फ के दिन चाहिए ग्रो करने के लिए, इसको इतने दिन की धूप चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट तरीके से ग्रो करती है। तो ये क्या होता है, हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स ये जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप का सोइंग सीजन होता है, उसको हम 2 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं। एक होता है खारिफ सीजन और एक होता है राबी सीजन, ठीक है भाई। खारिफ सीजन कौन सा होता है, जून टू अक्टूबर होता है, और राबी सीजन होता है नवंबर टू अप्रैल। अब इसके एग्जाम्पल्स मैं यहीं पे अटैच कर दूंगी, है ना, वो एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने होंगे। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टेन क्रॉप्स उनको 2 सीजन में डिवाइड कर दिया गया, खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। जो खारिफ क्रॉप्स है उन्हें जून टू अक्टूबर के टाइम पे ग्रो करना है, और नवंबर के टू अप्रैल के टाइम पे किसको ग्रो करना है, राबी सीजन। मतलब राबी सीजन की क्रॉप्स को रिलेटिवली ठंडे टेम्परेचर्स चाहिए, क्योंकि अगर आप नवंबर से आगे जाओगे तो दिसंबर जनवरी में मेजरली ये क्या होते होंगे, इनको क्या चाहिए, थोड़ी ठंड चाहिए।
यही अगर आप खारिफ सीजन की बात करो तो खारिफ सीजन एकदम वो ह्यूमिडिटी और लाइक बारिश वाला, मतलब वैसा वाला मौसम है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो मॉडरेट या फिर गर्म सीजन समझ लो, वो वाला टाइम होता है। एक वैसे तो एक एक्स्ट्रा सीजन भी है, जैसे जैद बोलते हैं, बट वो आपकी बुक में नहीं लिखा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इनके बीच में लाया करता है, मतलब जो सीजन में खारिफ और राबी नहीं उग रहे उसमें जैद क्रॉप्स उगते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करने होंगे। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे और अगली क्लास में हम समझेंगे कि क्रॉप वेराइटी को कैसे इंप्रूव करते हैं। हम अगली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ अ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन प्लीज रिवाइज, एग्जाम्पल्स को याद करते रहना है। बहुत ज़्यादा रटने मतलब क्या बोलूँ, समझने वाला बहुत ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बट मेक श्योर करो स्टिल जो भी लिखा है उसे अच्छे से रीड कर लो। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में स्पेशली। ओके, बाय बाय।